हाँ जी, स्वागत है आपका मैथ्स क्लासेज के यूट्यूब चैनल के ऊपर। देखिए, हमने लास्ट बार जो वीडियो अपलोड की थी उसमें हमने परमुटेशन और कॉम्बिनेशन की फर्स्ट क्लास अपलोड की थी, जिसके अंदर हमने बेसिक कंप्लीट किया था हमारा, जिसका खास एक मकसद था थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग, काउंटिंग की अंडरस्टैंडिंग जनरेट करना ना। क्योंकि हमने क्या किया था उसमें मल्टीप्लिकेशन और एडिशन रूल का यूज़ सीखा था, कैसे हम मल्टीप्लिकेशन और एडिशन रूल को प्रयोग में लाते हैं। आज जब हम टॉपिक की ऑफिशियली शुरुआत करेंगे, उस वहीं से वैसे तो ऑफिशियली शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन परमुटेशन और कॉम्बिनेशन जहाँ से स्टार्ट होता है, वर्ड्स जहाँ से स्टार्ट होते हैं, वो तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन रूल था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे परमुटेशन और कॉम्बिनेशन की सेकेंड क्लास, और इसमें हम काफ़ी अच्छे क्वेश्चन करेंगे। और मैंने जैसा कि कहा था, यूपीएससी सेट का काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं उस पार्ट से, जो हमारा पार्ट फर्स्ट था, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन रूल। वहाँ से हर साल एक क्वेश्चन आता है। अब जो दूसरा क्वेश्चन आता है हमारा, वो आता है आज की क्लास से। ठीक है, आज की क्लास अगर आपने कंप्लीट कर ली तो आज एक क्वेश्चन और कंप्लीट हो जाएगा। तो कम से कम 4-5 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 2 क्लास से 2 क्वेश्चन फिक्स आ रहे हैं। पिछले 3 सालों का ये रिकॉर्ड है। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम पीएनसी की क्लास 2 से शुरू करने की ना। देखो, अब मैं बात करता हूँ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। सर ये क्या होता है? देखो, क्रमचय एवं संचय, हिंदी और इंग्लिश दोनों को प्रॉब्लम में नहीं आएगी, हम दोनों लिख देते हैं यहाँ पे। मैं एक खास बात बताना चाहता हूँ, अगर आपको ये परमुटेशन और कॉम्बिनेशन चैप्टर पढ़ना है तो आपको इन 2 वर्ड्स का मीनिंग पता होना चाहिए। ठीक है कि नहीं है? अब जो लड़के साइंस बैकग्राउंड से हैं, उन्होंने तो थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है इस चीज़ को, तो उनको थोड़ा सा मालूम है, तो उनको थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज है कि ये होता क्या है। लेकिन जो लड़का नॉन साइंस बैकग्राउंड से है, जैसे कि आर्ट्स से या फिर कॉमर्स से, कॉमर्स वाले भी फिर भी फर्स्ट ईयर में आई थिंक पढ़ लेते हैं इसको, पीएनसी को। खासकर जो आर्ट्स बैकग्राउंड से है उसको पता नहीं चलता कि सर ये टॉपिक हमारे को दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है। तो बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हुए हम बात करेंगे इनका मीनिंग, उनका मतलब क्या है। तो हम पहले बात करते हैं सर कॉम्बिनेशन की, पहले बात करते हैं हम कॉम्बिनेशन की। तो कॉम्बिनेशन क्या होता है? हमको कोई कहीं पे डेफिनेशन तो लिखनी नहीं है इसकी, मैं तो आपको नॉर्मल बात बताऊंगा, डेफिनेशन में नहीं बताने वाला। देखो, संचय, कॉम्बिनेशन यानी संचय। संचय का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को इकट्ठा करना। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि किसी चीज़ यानी व्यक्ति, वस्तु, कुछ भी, किसी को भी है ना, किसी व्यक्ति बोल सकते हो, या फिर किसी की जगह हम किन्हीं लिखें तो और अच्छा होता लगेगा इसको, किन्हीं व्यक्तियों एवं वस्तुओं को इकट्ठा करना। देखो, अगर इसमें डाउट आ रही है कुछ, ये वर्ड्स है लिखने में ना, तो इसके लिए मैं पहले माफ़ी चाहता हूँ कि मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, आप समझ रहे होंगे मेरे हिसाब से ना। तो कॉम्बिनेशन का मतलब होता है टू कलेक्ट करना, मतलब किन्हीं व्यक्तियों, वस्तुओं, इनको आदि को क्या करना, इकट्ठा करना। अब बात करते हैं हम, अगर हम इकट्ठा करते हैं सर कैसे, मतलब समझ में नहीं आया हमारे। जैसे कि मान लो हमारे पास एक क्लास है, ठीक है, क्लास में हमारे पास 10 स्टूडेंट्स हैं। कितने स्टूडेंट्स हैं? 10 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है कि नहीं है? हमारे पास क्लास में 10 स्टूडेंट है। एक मिनट में एक बात और बोलना चाहता हूँ, लास्ट वीडियो में जो डाउट्स आए थे कमेंट्स में, स्टूडेंट्स ने बोला था कि सर ये बताना हमारे को, इस क्लास के लास्ट में हम बता देंगे उनको। ठीक है ना? अभी फ्रेश शुरुआत करते हैं, और जो लास्ट है ना, इस क्लास के लास्ट में आपको उन डाउट्स को क्लियर कर देंगे हम। ठीक है, अभी वापस से यहाँ पे आ जाओ। तो अगर क्लास में 10 स्टूडेंट हैं, और मेरे पास 2 चॉकलेट है, मेरे पास 2 5 स्टार है। ठीक है, 5 स्टार है मेरे पास। ठीक है, और मेरे को कितनी 5 स्टार है मेरे पास? 2 5 स्टार है।
अब इन 5 स्टार को इन 10 स्टूडेंट में मेरे को डिस्ट्रीब्यूट करना है। इस 2 5 स्टार को मेरे को 10 स्टूडेंट्स में क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो मेरे सामने 10 स्टूडेंट बैठे हैं। अब मैं बात करता हूं कि उन 10 में से मैं किन 2 को ये चॉकलेट दूंगा। भाई 10 स्टूडेंट है मेरे पास, ठीक है। एक बार मैं इस ऊपर इसको मिटा देता हूं। क्लास में कितने हैं, 10 स्टूडेंट। 10 नहीं मानो, एक बार थोड़ा कम मान लो, मेरे पास 3 स्टूडेंट मान लेते हैं, ठीक है कि नहीं। एक बार 3 स्टूडेंट, ए बी और सी। और मेरे पास चॉकलेट्स कितनी है, मेरे पास 2 चॉकलेट है। मेरे पास कितनी चॉकलेट है, 2 5 स्टार है, 5 वाली मान लेते हैं, ठीक है ना। वैसे भी टीचर्स कंजूस होते हैं ना, तो 5 वाली से ऊपर नहीं देते हैं वो, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं 5 स्टार की। तो बताओ मेरे को इनमें किसी भी 2 को क्या करना पड़ेगा, चॉकलेट देनी पड़ेगी। अब चॉकलेट देनी है तो मैं किन 2 को दूँ, तो मैं इसको और इसको दे सकता हूँ, यानी मैं ए और बी को दे सकता हूँ, ठीक है। या फिर मैं बी और सी को दे सकता हूँ, ठीक है कि नहीं है। या फिर मैं क्या करता हूँ, ए और सी को दे सकता हूँ। समझ में आया कि नहीं आया। 3 केस समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको 3 स्टूडेंट्स में से 2 स्टूडेंट्स को चुनना है चॉकलेट देने के लिए, 3 स्टूडेंट्स में से 2 स्टूडेंट्स को चुनना है चॉकलेट देने के लिए, तो आपके पास तरीके कितने हुए, 3 तरीके हो गए कि नहीं हो गए। कितने तरीके हो गए, 3 तरीके। या तो आप ए और बी को दे सकते हो, या आप बी और सी को दे सकते हो, या आप ए और सी को दे सकते हो। समझ में आया कि नहीं आया। तो सर एक काम करो ना, अच्छा तो हम काउंट कर सकते हैं फिर ऐसे, बिल्कुल आप काउंट कर सकते हो। लेकिन जैसे कि मैंने पहले वाले एग्जाम्पल में कहा था 10 स्टूडेंट, तो अगर यहाँ पे 10 स्टूडेंट होते तो उनमें से 2 को चुनना मुश्किल हो जाता कि नहीं हो जाता। उनमें से 2 को चुनना मुश्किल हो जाता कि नहीं हो जाता। तो उनमें जैसे 10 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से मेरे को क्या करना है, 2 स्टूडेंट्स चुनने हैं, या फिर 3 चुनने हैं, या फिर 4 चुनने हैं, 5 चुनने, कितने भी चुनने हैं। अगर उन 10 स्टूडेंट्स में से मेरे को कलेक्ट करने हैं 2 स्टूडेंट कलेक्ट करने हैं, या फिर मैं चॉकलेट देने के लिए उनको बोल सकता हूँ, या फिर मैं एक कमेटी बना सकता हूँ। जैसा कि आपने क्वेश्चंस देखा होगा कि 5 मेल होते हैं, 6 फीमेल होती है, उनमें से इतने को चुन के आपको एक कमेटी बनानी है। ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो किसके हो गए, कॉम्बिनेशन के हो गए कि नहीं हो गए। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, बात समझ में आ रही है। अच्छा सर आपने 3 में से तो चूज कर लिया इसको, अगर ज़्यादा संख्या हो जाए, बड़ी संख्या हो जाए, तो फिर क्या करें। देखो जैसे 10 हो गया, ये तो 10 है, मैं बोल दिया 30 बच्चों की क्लास है, 30 स्टूडेंट की क्लास है। समझ में आ रहा है। अगर मैं बात करूँ 30 स्टूडेंट की क्लास है, तो 30 स्टूडेंट की क्लास में से हम कैसे इकट्ठा करें। अब नॉर्मल तो है नहीं कि एक एक करके देखते रहो, अपने पास ये एक काम तो है नहीं। तो हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला लिखेंगे नॉर्मल सा, ठीक है। उन फॉर्मूले के आधार पर हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। सर फॉर्मूला लिख दो, फॉर्मूला लिख देंगे हम। फॉर्मूले से पहले हम क्या करते हैं, पहले एक बार ये चीज़ समझ में आ गई ना आपके, इकट्ठा करना समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब एक बार हम थोड़ी सी नॉलेज ले लेते हैं परमुटेशन की कि होता क्या है। फिर हम क्वेश्चन आज कॉम्बिनेशन के ही करेंगे सारे। कल की जो अपलोड होगी, 2 दिन बाद में जो क्लास अपलोड होगी हमारी, उसमें हम परमुटेशन के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। बट आज हम केवल समझ रहे हैं कि परमुटेशन होता क्या है, ठीक है। तो बात करते हैं परमुटेशन की। अगर ज़्यादा स्पीड हो रही है तो मेरे को कमेंट्स में बताना कि सर आप स्पीड में ज़्यादा पढ़ा रहे हो, क्योंकि क्या होता है जब बच्चे सामने होते हैं तो पता चलता है कि कितना स्पीड हो रहा है, कितना कम है, ठीक है। अभी थोड़ा सा आगे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं किसी को नहीं पढ़ा रहा, मैं कैमरे को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप मेरे को कमेंट करके बता देना कि सर स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा है, स्पीड थोड़ी सी कम है, थोड़ी आप तेज़ कर सकते हो ना। कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके बता देना। देखो कॉम्बिनेशन में हमने क्या किया था, कॉम्बिनेशन में हमने कलेक्ट किया था, इकट्ठा किया था। कॉम्बिनेशन में हमने क्या किया था, एक मिनट, कॉम्बिनेशन में हमने क्या किया था, इकट्ठा किया था। और अब बात करते हैं हम किसकी, अब बात करते हैं हमने परमुटेशन की। देखो परमुटेशन क्या होता है, परमुटेशन कुछ भी नहीं होता, कॉम्बिनेशन कर दो पहले तो, कॉम्बिनेशन प्लस अरेंजमेंट, अरेंजमेंट। सर ये अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है, देखो अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है, परमुटेशन का मतलब क्या होता है, पहले तो कॉम्बिनेशन बना लो, ठीक है, और फिर उनको अरेंज कर दो। सर ये समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो मैं बताता हूँ इसको, परमुटेशन को, कॉम्बिनेशन फिर अरेंजमेंट के। जैसे आपने क्या किया, 3 स्टूडेंट थे आपके पास, ठीक है। कितने स्टूडेंट थे आपके पास, 3 स्टूडेंट थे। अगर 3 स्टूडेंट हैं मेरे पास, ए बी और सी, आपको अगर 2 स्टूडेंट चुनने हैं, 2 स्टूडेंट चुनने हैं, तो आपने कहा सर मैं ए और बी को चुन सकता हूँ,
सर मैं ए और सी को चुन सकता हूँ, सर मैं बी और सी को चुन सकता हूँ। मेरे पास 3 तरीके हैं, अभी बताया था मैंने। ये तो क्या हो गया, कॉम्बिनेशन। तो यहाँ तक तो क्या हो गया, कॉम्बिनेशन हो गया कि नहीं हो गया, बात समझ में आई कि नहीं आई। अब क्या करते हैं, अब एक काम करते हैं, इनको क्या करते हैं, अरेंजमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है हमको। सर अरेंजमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसको सीखने के लिए हम थोड़ा सा एक बात करते हैं। जैसे इसको मैं एक बार मिटा देता हूँ यहाँ से, थोड़ा सा आपने लिख लिया होगा। अगर मेरे को क्या करना है, मेरे को यहाँ पे 2 स्टूडेंट को 2 चॉकलेट नहीं देनी, 5 स्टार देनी थी। चलो 5 चॉकलेट से ही बात करते हैं, 5 स्टार देनी थी। अब की बार मैं 5 स्टार नहीं दे रहा, अब की बार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक को तो दे रहा हूँ 10 रुपये वाली डेयरी मिल्क, ठीक है, और एक को दे रहा हूँ मैं 150 रुपये वाली सिल्क जो भी आती है ना, 150 की आती है, कितने की आती है मेरे को नहीं पता, मैंने कभी किसी को नहीं दिया ना। हाँ तो देखिए यहाँ पे सिल्क, हाँ सच में नहीं दिया ना, अरे हाँ ठीक है, मतलब है ना, समझ गए ना आप, हाँ ठीक है। तो अब बात करते हैं, सर इनको मैंने चूज कर लिया 2 को, अब क्या करते हैं, अब हम इन 2 में से क्या करते हैं, अब 2 को इनमें से चॉकलेट देते हैं। तो सर यहाँ पे चुनने पर ही काम कंप्लीट हो जाएगा, इनको कलेक्ट करने पर ही काम कंप्लीट हो जाएगा क्या, नहीं होगा। कैसे, सर अगर आपने मान लो AB को चुना, अब AB को आप पास बुलाओगे, बोलोगे भैया चॉकलेट ले लो 10 रुपये वाली, ए ले लो तुम, तो 10 रुपये वाला नाराज हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, वो ए नाराज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। मेरे को 10 रुपये वाली चॉकलेट क्यों सर, मेरे को 10 रुपये वाली चॉकलेट दे रहे हो, इसको 150 रुपये वाली सिल्क दे रहे हो, इतना भेदभाव क्यों, ठीक है कि नहीं है। तो लड़ाई होगी कि नहीं होगी। तो सर इसका मतलब अब केवल कॉम्बिनेशन पे काम नहीं चलेगा, अब आपको क्या करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा। अरेंज करने का मतलब क्या हुआ सर, देखो समझ में नहीं आया। अरेंज करने का मतलब क्या हुआ, अरेंज करने का मतलब हो गया अगर आपको किसी चीज़ को कलेक्ट करने के साथ साथ कोई प्राइज, कोई किसी चीज़ को कलेक्ट तो कर लिया आपने, अब आपको ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन की डिमांड ये है कि वो आपस में भी अरेंज हो सकते हैं। ये चॉकलेट ए के पास भी जा सकती है 10 वाली, ये चॉकलेट बी के पास भी जा सकती है। अगर यहाँ पे दोनों 5 स्टार होती, 5-5 वाली, तब प्रॉब्लम में नहीं होती, तब हम कॉम्बिनेशन करते कि नहीं करते। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। सर एक क्वेश्चन से बात को समझा दो, क्वेश्चन से बात समझाते हैं, देखो ठीक है। अरेंजमेंट कैसे हो गया, सर आपने ए बी को लिया तो आप बी ए को भी ले सकते हो कि नहीं ले सकते। अगर ए को 10 वाली दी तो फिर दूसरे केस में बी को 10 वाली भी दे सकते हो, तो केस ज़्यादा हो गई कि नहीं हो गई। ये ए सी की जगह सी ए भी हो गया, ये आपस में भी अरेंज हो गए कि नहीं हो गए, इसको बोलते हैं अरेंजमेंट, ठीक है कि नहीं है, समझ में आया कि नहीं आया। एक बार एक और अच्छे एग्जाम्पल से हम समझते हैं इसको, ठीक है। ये तो समझ में आ गया होगा, आज हम इनको एक बार समझेंगे होता क्या है। मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, अब इससे अच्छा एग्जाम्पल नहीं होगा, मानना देखना। जैसे मान लो एक क्लास है, ठीक है, क्लास में हमारे पास कितने भी स्टूडेंट है, 10 स्टूडेंट है, ठीक है। अब 10 स्टूडेंट्स में से मेरे को क्या करना है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये मेरे को प्राइज देने हैं। अब बताओ मेरे को अगर प्राइज देने हैं, अब मैं आपको बोल दूं, देखो 2 क्वेश्चन बोलता हूं मैं आपको ना, ठीक है, ध्यान से सुनना, एकदम दिमाग लगा के, कंसंट्रेशन यहीं पे होना चाहिए आपका। 10 स्टूडेंट्स की क्लास में से 3 स्टूडेंट्स को चुनने के तरीके कितने होंगे। मैंने क्या बोला, 10 स्टूडेंट्स की एक क्लास में से 3 स्टूडेंट्स को चुनने के तरीके कितने होंगे। अगर ये बात पूछिए तो फिर क्या होगा, कॉम्बिनेशन, क्योंकि केवल चुनना है हमको, केवल कलेक्ट करना है, तो कि मेरे पास क्या है, कॉम्बिनेशन। अब नया क्वेश्चन है 10 स्टूडेंट की एक क्लास में 3 स्टूडेंट्स को चुनकर क्रमशः फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्राइज देने की, 3 स्टूडेंट्स को चुनकर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्राइज देने की कितने तरीके हो जाएंगे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन पूछ लिया है ना, नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग 3 प्राइजेस, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अगर प्राइस सेम होते हैं तब तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैंने क्या कहा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्राइज, टू डिस्ट्रीब्यूट फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड प्राइज, हाउ मेनी वेज आर देयर, ठीक है कि नहीं है। मेरे पास कितने तरीके हैं कि मैं 3 प्राइज को क्या कर सकता हूं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं। तो बताओ, पहले तो हमको 3 स्टूडेंट्स को चुनना पड़ेगा, कलेक्ट करना पड़ेगा, और फिर उनको क्या करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा। जैसे मान लो मेरे पास आ गया ए, बी और सी, 3 स्टूडेंट्स आ गए। अब ये ए बोलेगा मेरे को फर्स्ट प्राइज चाहिए, बी बोलेगा नहीं मेरे को चाहिए, तो सी बोलेगा नहीं मेरे को चाहिए। अब इनको यहाँ पे अरेंज करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। मेरे को यहाँ पे इस क्लास में अरेंज कैसे करते हैं ये सिखाने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ मैं।
मेरे को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है कि मैं आपको सिखाऊं अभी कि अरेंज कैसे करते हैं। मैं एक बार आपका दिमाग में कंसेप्ट डाल रहा हूँ कि होता क्या है परमुटेशन और कॉम्बिनेशन। कोई भी चीज़ पढ़ो, अगर उसकी आपको थीम मालूम है फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको थीम ही मालूम नहीं है ना उसकी, फिर प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगी आपके, ठीक है कि नहीं है। तो अब आपको क्या करना है, सर मेरे को परमुटेशन भी समझ में आ गया, मेरे को कॉम्बिनेशन भी समझ में आ गया। अब आप जो बार बार बोल रहे हो कि 10 स्टूडेंट में से 3 को चुनो, 10 स्टूडेंट्स में से 3 को चुनो, वो चुनते कैसे हैं सर, वो बताओ हमको ना। वो चुनते कैसे हैं, तो स्टार्ट करो। अब मैं आपको बता देता हूँ कि सर उनको चुना कैसे जाता है। यहीं से आपके क्वेश्चन होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो हेडिंग डाल दो कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन संचय। देखो सर अगर मेरे पास सॉरी देखो सर मेरे पास अगर 3 स्टूडेंट है, 4 स्टूडेंट है, अगर कम चीज़ है तब तो मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ। मैं फिर बोल रहा हूँ ना, मेरे पास कम कोई भी वस्तु है और उनमें से चुनना है तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ ना, ठीक है। जैसे कि मैं अभी आपको क्वेश्चंस में बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन हम डायरेक्ट कर सकते हैं और कौन से क्वेश्चन में हमको फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। अब आपको कई बार स्टूडेंट्स को क्या होता है, कई बार स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, सर आपको क्या पता यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया आपने और यहाँ पे आपने फॉर्मूला नहीं लगाया। जैसे कि अभी आप क्वेश्चंस में करने वाले, देखो क्या होता है, मेरे वर्ड्स पे अगर आप ध्यान दोगे तो समझ में आएगा। जैसे मैंने बोल दिया 3 स्टूडेंट्स में से चुनना है तो आप डायरेक्ट चुनोगे, 5 स्टूडेंट्स में से चुनना है तो डायरेक्ट चुन सकते हो। लेकिन मैंने कह दिया 10 स्टूडेंट्स में से चुनो, 20 स्टूडेंट्स में से चुनो, 30 स्टूडेंट्स में से चुनो, 30 स्टूडेंट की क्लास में से चुनो, तब क्या हो जाता है, पंगा हो जाता है कि नहीं हो जाता। तो हम क्या करते हैं, एक नॉर्मल सा फॉर्मूला लेते हैं, ठीक है। देखो मान मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मेरे पास n वस्तुएं हैं, ठीक है, n वस्तुएं हैं, n ऑब्जेक्ट्स मेरे पास हैं और मेरे को r ऑब्जेक्ट्स चुनने हैं टू बी कलेक्ट। मेरे को क्या करना है, मेरे को n टोटल ऑब्जेक्ट्स है उनमें से r चुनने हैं। मतलब मेरे पास 30 ऑब्जेक्ट है, उसमें से मेरे को 3 ऑब्जेक्ट चुनने हैं। 30 ऑब्जेक्ट है, मेरे को सिर्फ 4 ऑब्जेक्ट चुनने हैं ना, ठीक है। तो कौन कौन से ऑब्जेक्ट चुने जा सकते हैं, समझ में आएगी नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, एक फॉर्मूला लिखूंगा NCR। जिन्होंने साइंस से स्टडी की है वो उनको तो ये फॉर्मूला मालूम है। जिन्होंने साइंस से स्टडी नहीं किया, आर्ट्स, खासकर आर्ट्स से स्टडी की है, उसके थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं यहाँ से बेसिक एकदम स्टार्ट कर रहा हूँ, इस चीज़ को दिमाग में समझना एक बार। सर इसको सोल्व करने का होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। सर अब तो आपकी क्लास बंद करने का मन कर रहा है, अब हमारे ऊपर से जा रहा है। देखो ऊपर से कुछ नहीं जाएगा। ये क्या हो गया सर, ये क्या चलने लगा, मैथ की क्लास थी। देखो खासकर शिकायत क्या होती है, जो नॉन मैथ बैकग्राउंड के होते हैं उनको क्या शिकायत होती है, सर मैथ्स पढ़ रहे हो आप और इसमें मैथ का एक भी कुछ 1 2 3 लिखा हुआ नहीं है। आप लिख रहे हो n, ये इंग्लिश पढ़ रहे हो, मैथ पढ़ रहे हो, CR, ये n, ये R। तो सर हमारे को तो यहाँ पे अगर ये नंबर्स की जगह ये अल्फ़ाबेट्स दिखने लग जाते हैं तो फिर चक्कर आने लग जाते हैं। अरे कुछ चक्कर वक्कर नहीं आने हैं। या आपकी क्या होता है मन में एक जिसको भ्रांति बोलते हैं ना, जिसको एक भ्रांति बोलते हैं, पूर्व धारणा जिसको बोलते हैं ना, प्रीजडिस बोलते हैं शायद है ना इंग्लिश में। मेरी भी इंग्लिश आपकी जैसे कमजोरी है ना, तो इतना वो नहीं है। तो ये वो नहीं है। देखो अब मैं क्या बोलता हूँ, इसको सर सोल्व कैसे करें। आपने बोल दिया n वस्तुएं उनमें से r को चुनने, देखो ये कुछ भी नहीं है। इसका मतलब इतना है कि n वस्तुएं हैं उनमें से n ऑब्जेक्ट्स हैं, उनमें से r ऑब्जेक्ट्स को चुनने के तरीके कितने हैं। तो सर ये क्या है, फैक्टोरियल वगैरह, तो इतना आप उतार लो, मैं इनको समझाता हूँ कि ये चीज़ क्या है। अगर ये चीज़ समझ में आ गई फिर ये कॉम्बिनेशन आज के अगले 1 घंटे जितने भी क्वेश्चन करेंगे वो आपके सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, ठीक है कि नहीं है। तो ये इतना समझ में आ गया आपके पास, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ और फिर आप पहले मैं बोलता हूँ कि ये सर ये क्या है और आपने इसको बोला क्या है। इसको देखो, इसको बोला क्या है और मैंने ये है क्या। इसको बोलते हैं, देखो फैक्टोरियल, हेडिंग डाल दो फैक्टोरियल, सब हेडिंग डाल दो उसमें ही, है ना, कॉम्बिनेशन में सब हेडिंग डाल दो। अब इसको हिंदी मत पूछना, कोई अजीब सा नाम है, मेरे को ही नहीं पता इसका क्या नाम है, ठीक है नहीं है। इसको क्या कैसे लिखते हैं, या तो लिखते हैं ऐसे या लिखते हैं ऐसे, ठीक है। दोनों में से कोई भी आप तरीका काम में ले सकते हो ना। सर ये होता क्या है, कुछ भी नहीं होता, सबसे इजी चीज़ है ये, कुछ भी नहीं है। जैसे आपने आज तक बचपन में प्लस सीखा था, अब आज आपको डर थोड़ी लगता है कि सर यहाँ पे 2 + 3 कितना हो गया, 5 हो गया, कैसे हो गया, पता है हमको। सर ये चीज़ क्या है, साइन है, तो ये भी एक तरीके से क्या है, साइन। अब इस साइन को इसको सोल्व करने का तरीका हमने बचपन से सीख लिया तो हमारे को डर नहीं है उसका, लेकिन इसको सोल्व करने का तरीका हमने सीखा नहीं। कैसे,
जैसे मैं किसी भी संख्या के लगा देता हूँ फैक्टोरियल 3, मैंने 3 के क्या लगा दिया, ऐसे भी लिखा हो सकता है या फिर ऐसे भी लिखा हो सकता है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आपको क्या करना है, 3 से स्टार्ट हो जाना है, फिर एक एक कम करते जाना है और मल्टीप्लाई करते जाना है, 3 2 1 तक लेके जाना है उसको। समझ में आएगी नहीं आया? 3 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 3 इंटू 2 इंटू 1। समझ में आएगी नहीं आया? इसका मतलब कितना हो गया, इसका आंसर कितना आ गया, 6। समझ में आएगी नहीं आया? सर मेरे को फैक्टोरियल 4 लिखना हो तो क्या हो गया, सर फैक्टोरियल 4 का मैं ऐसे नहीं लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा, आप समझ जाना। 4 से ले लो, फिर 3, फिर 2, फिर 1, बराबर कितना हो गया, 24 हो गया कि नहीं हो गया? समझ में आया कि नहीं? सर अगर फैक्टोरियल 5 दे दे तो कितना हो गया, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना हो गया, 120 हो गया कि नहीं हो गया? सर 6 हो तो क्या हो गया, 6 लिख दो इंटू फैक्टोरियल 5। सर ये क्या कर दिया आपने ना, अरे कुछ भी नहीं किया है, 6 को मैंने लिख दिया 6 इंटू फैक्टोरियल 5। सर ये कैसे लिख दिया आपने, अरे 6 के आगे क्या लिखते, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, फैक्टोरियल 5। समझ में आएगी नहीं? इसको एक प्रॉपर्टी के रूप में समझ में आ गया, ये एक प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी कुछ ही नहीं होती, एक छोटा सा तरीका हो जाता है। ये तरीका समझ में आएगी नहीं आया, मैंने कैसे लिखा? सर इसका मतलब तो सर आप फैक्टोरियल 10 को लिख सकते हो 10 इंटू 9 इंटू फैक्टोरियल 8, हाँ लिख सकते हैं। सर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो क्या, 10 इंटू फैक्टोरियल 9, सर लिख सकते हैं। सर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो क्या, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू फैक्टोरियल 7, लिख सकते हैं। समझ में आएगी नहीं आया? तो इसका मतलब मेरे को क्या 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 हो गया यहाँ पे, सर आप n फैक्टोरियल को लिख सकते हो क्या, n माइनस 1, एक कम कर दो, ऐसे करते करते मैं इधर आ जाता हूँ एक बार, फिर एक कम कर दो, फिर एक और कम कर दो, n माइनस 2, ऐसे कम होते होते हो लास्ट में कितना आ जाएगा बता दो, 3, फिर 2, फिर 1, ऐसे गुणा होता होता कम चला जाएगा। ये एक जनरल फॉर्म हो गई कि नहीं हो गई इसकी, ये एक जनरल फॉर्म हो गई कि नहीं हो गई? थोड़ा सा आगे इसमें देखो दिक्कत आ सकती है आपके समझने में, आप एक बार ध्यान से इस चीज़ को समझते रहो, ठीक है कि नहीं है? अच्छा सर इसको भी आप इस वाली चीज़ में लिख सकते हैं क्या? हाँ लिख सकते हैं। देखो फैक्टोरियल n है, मैंने क्या किया, n को रहने दिया, फिर एक कम करके लिखना था, उसको मैंने फैक्टोरियल लगा के लिख दिया, n माइनस 1 फैक्टोरियल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये भी तो वही बात, यही बात है कि नहीं है? देखो n का मतलब क्या हो गया, n कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 10,000 20,000, मेरे को क्या करना है, उसमें से एक एक कम करता जाना है और गुणा करते जाना है, जैसे यहाँ पे किया ना। आई थिंक ये बात समझ में आपके आ गई होगी, है ना? इसको उतार लो। सर फैक्टोरियल 1 कितना होगा, 1। अब किसी बच्चे के डाउट आ रहा होगा सर फैक्टोरियल 0 कितना होगा, इसको आपको ध्यान रखना है, फैक्टोरियल 0 होगा 1, फैक्टोरियल 0 भी कितना होगा, 1। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है नहीं है? फैक्टोरियल 0 कितना होता है, 1, फैक्टोरियल 1 भी कितना होता है, 1। अब कई बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सर क्यों होता है ये बता दो, अभी बता दूंगा। बहुत बैकग्राउंड्स के बच्चे बैठे हैं, कोई मतलब नहीं है इस चीज़ का, ठीक है कि नहीं है? अभी हमको क्वेश्चन करने से मतलब है, क्योंकि 6 महीने बाद में हमारी एग्जाम है, ठीक है कि नहीं है? अभी आप एक बार दिमाग में रख लो, क्योंकि हमको साइंटिस्ट नहीं बनना, ठीक है? आपको क्या करना, नॉर्मल एक बार दिमाग में रखना है इन चीज़ों को, इनको उतार लो एक बार, आप प्यार से बड़े आराम से इनको तसल्ली से आप उतार लो, ठीक है? पॉज करके उतारा करो, ऐसा नहीं है ना, या साथ साथ उतार लिया करो। आपके तो आजकल ऑनलाइन में तो कितना आराम है, पहले हमारे टाइम पे इतना भी पुराना नहीं है, बट लगभग 2013 की अगर मैं बात करूं, जब मैंने 11th क्लास में एडमिशन लिया था 2014 में, तो वहाँ पे क्या होता था, 600-700 लड़कों की क्लास बैठती थी, आईआईटी की क्लास थी, मतलब आईआईटी की कोचिंग की है ना, तो 11th क्लास में हम करने गए थे, तो वहाँ पे बैठे रहते थे 700 लड़के। अब यहाँ से गए तो वहाँ पे 700 लड़कों में यहाँ पे 30 बच्चों की क्लास में दिख जाता था, अब 700 लड़कों की क्लास में पीछे पीछे नंबर आ गया। अब वहाँ पे देखो तो दिखे नहीं, और वो टीचर है वो कि वो रुके नहीं, है ना? अब मैं 3-4 दिन तो समझने में लग गया, यार ये हो क्या रहा है, दिख नहीं रहा, वो रुक नहीं रहा, पास में देख रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है ना। फिर पता चला कि हमारी तो आँखें कमज़ोर हो गई है, फिर चश्मा बनवा के लेके आए, फिर चश्मा बनवा के आगे तब दिख गया, बट वो रुक नहीं रहे, सर रुक नहीं रहे। ऐसा करते फिर क्या हुआ, बहुत स्पीड में लिखने की आदत हो गई। आजकल तो क्या होता है, पॉज हो जाता है, फिर आराम से उतार दो, या फिर साथ में भी लिख सकते हैं ना, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है सर। अब आप वो जो अभी आपने जो इतना रायता फैलाया था
है ना, उसको फिर अब आप सोल्व करके बताओ। देखो अब मैं आपको नॉर्मल चीज़ें सोल्व करना बताता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने कहा 5C2, तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, सर 5 तो टोटल ऑब्जेक्ट हैं और 2 उसमें से मेरे को कलेक्ट करने हैं, तो 5C2 हो गया। इसका मतलब कितना हो गया, मैं एक बार फॉर्मूला वापस लिखूँगा आपका, अगर नहीं याद है तो NCR क्या होता है, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r, ठीक है कि नहीं है। सर 5C2 का मतलब कितना हो गया, 5C2 का मतलब हो गया फैक्टोरियल 5 अपॉन, देखो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r, r कितना है 2 फैक्टोरियल 2 इंटू n माइनस r, समझ में आएगी नहीं आया। तो इसका मतलब कितना हो गया, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3। अब सर इसको सोल्व करने का तरीका, देखो इसको तरीका क्या करना है, इसको क्या कर दो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, फैक्टोरियल 3 हो गया कि नहीं हो गया, अपॉन सर फैक्टोरियल 2 होता है, फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 पड़ा रहेगा। सर फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कैंसिल आउट, 5 चौके 20/2 10 हो गया कि नहीं हो गया। आराम से देखो इस चीज़ को, ठीक है कि नहीं है, आराम से देखो इस चीज़ को, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बात समझ में आएगी नहीं आई, उतार लिया होगा आपको। अब मैं आपको कुछ दे सकता हूँ इनमें से करने को, और आप भी खूब सारे आप अपने मन से कर सकते हो। जैसे कि मैं बता दूं आपको, ऑनलाइन में क्या होता है, हमारे पास पता नहीं चलता कितने बच्चों के समझ में आ गया नहीं आ गया। अगर जिसके नहीं समझ में आए क्या किया मैंने, वो रिपीट करके देख लो। और मैं आपको बोल देता हूँ, जैसे 12C4 है, या फिर 8C3 है, 5C1 है, 5C5 है, 6C1 है, 12C2 है, 18C3 है, इन सबको सोल्व करना आप आराम से ना, बैठो आराम से सोल्व करो, आदत डालो बहुत स्पीड में करने की। अगर आप इसको बार बार करते रहोगे ना, तो बहुत स्पीड में करने की आदत हो जाएगी आपकी, है ना। ये कोई वो नहीं है बार बार करोगे। जैसे अब मैं आपको बोलता हूँ कि भाई 2 + 3 कितने होते हैं, पहले आप क्या करते थे, 2 3 प्लस 2 3 1 2 फिर 1 2 3, सर टोटल 5 हो गए। फिर ऐसे करके टीचर्स को दिखाते कि नहीं दिखाते, आज थोड़ी दिखाते हो। आज तो मैं बोल दूँ आपको 20 - 17 कितना हो गया, तो आप ऐसे थोड़ी करते हो सर 20 - 17, ऐसे नहीं करते सर 20 - 17 3 हो गए, डायरेक्ट बोलते हो नहीं बोलते। तो वैसे ही आप इसको डायरेक्ट आप करने की काबिल हो जाओगे अगर आपने थोड़ा सा इसमें प्रैक्टिस कर लिया। अपने मन से जितना भी बना सकते हो वो बनाओ, और फिर उसका आंसर हम निकाल लेंगे। समझ में आ रहा है, समझ में आ रही है, आप करना ना, जरूर करना, ठीक है। मैं तो आपको एक ही चीज़ बता देता हूँ, एक चीज़ सोल्व करता हूँ। सर NC2 कितना हो गया, ये बता दो सर। देखो n में से 2 वस्तुएं चूज करनी है, n टोटल ऑब्जेक्ट है, उनमें से 2 ऑब्जेक्ट चूज करने हैं। तो देखो कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n - 2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। सर फैक्टोरियल n और यहाँ पे फैक्टोरियल n - 2, इसको कैसे सोल्व करें, तो सर 2 तो देखो 2 हो गया, इंटू फैक्टोरियल n - 2 हो गया। आराम से समझो इस चीज़ को। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ n इंटू n-1 इंटू फैक्ट, अब देखो n-2 फिर n-3, ऐसे 3 इंटू 2 इंटू 1 तक जाएगा कि नहीं जाएगा। तो मैं यहाँ पे फैक्टोरियल n-2 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, क्योंकि मेरे को इसको काटना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ऊपर कितना आ गया, n इंटू n-1/2। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक फॉर्मूला है, एक से मान लो, हालांकि फॉर्मूला हमको याद नहीं करना, लेकिन एक चीज़ है, यहाँ से कई क्वेश्चंस सोल्व होंगे हमारे। देखो इतनी क्लास अगर आपके समझ में आ गई तो मेरा आज का एजेंडा पूरा हो गया। अगर इतनी क्लास आपके समझ में आ रही है ना, फिर मेरा आज का एजेंडा कंप्लीट हो जाएगा, फिर मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको समझाने में। इतनी क्लास में अगर कहीं भी डाउट आया है तो आप वापस से देखिए इसको, फिर वापस से इसको सोल्व करने की कोशिश की, क्योंकि अब हम जा रहे हैं क्वेश्चंस के ऊपर। अब जो हमारा 45-50 मिनट का क्लास आई थिंक हो गई होगी, अब जो हमारी क्लास बाकी की चलेगी पूरे टोटल क्वेश्चंस के ऊपर जाएगी, जिसमें आपके नॉर्मल क्वेश्चन से लेकर जो यूपीएससी के अंदर आए हुए हैं सीसेट के क्वेश्चन, और वो सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे ना। आप सोच रहे होंगे सर आप यूपीएससी के बारे में बात करते हो, सीसेट के ऊपर बात करते हो, आप एसएससी और बाकी एग्जाम्स का मैं मटेरियल एक साथ मंगवा रहा हूँ, ठीक है। उनमें लास्ट की क्लासेस में, क्योंकि लास्ट की क्लास में हम जब केवल क्वेश्चंस करेंगे ना, क्योंकि क्या होता है यूपीएससी के अंदर तो एक मतलब फिक्स जगह से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जब जेईई मेंस और जेईई एडवांस वगैरह इनकी बात चलती है तो वहाँ से सारे कंसेप्ट मिक्स होकर क्वेश्चन आते हैं ना। तो वहाँ की क्लास हम जब पूरा टोटल को ये पढ़ लेंगे ना, फिर बाद में वहाँ पे करने की कोशिश हम करेंगे उनको एक साथ क्वेश्चन की। तो एक क्लास पूरी हम लेंगे वहाँ पे उन क्वेश्चनों की, ठीक है कि नहीं है। तो यहाँ पे समझ में आ रहा होगा आपके कि अरे यार ये लग गया, ये आपके समझ में आ गई कि यहाँ पे क्या हुआ, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ अच्छे, ठीक है। और
आपको समझ में आएगा कि सर ये इनका यूज़ क्या है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन लिखवाता हूँ, क्वेश्चन लिखो। अब आपको एक क्वेश्चन लिखवाता हूँ, क्वेश्चन लिखो। 10 स्टूडेंट्स की एक क्लास में, 10 विद्यार्थियों की एक क्लास में, 10 विद्यार्थियों की एक क्लास में 3 विद्यार्थियों को चुनने के तरीकों की संख्या ज्ञात करें। चुनने के तरीकों की संख्या ज्ञात करें। 10 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 3 विद्यार्थियों को चुनने की एक संख्या ज्ञात करें, तरीकों की संख्या ज्ञात करें। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? हाउ मेनी वेज आर देयर टू सेलेक्ट 3 स्टूडेंट्स अमंग अ 10 स्टूडेंट क्लास। ठीक है कि नहीं है? मतलब 10 स्टूडेंट्स मेरे पास टोटल है, उनमें से मेरे को चूज कितने करने हैं? 3 स्टूडेंट टू बी सेलेक्ट। सर अभी बताया था केवल चुनना है, तो 10C3 हो गया आपका क्वेश्चन। 10C3 कैसे? फैक्टोरियल 10 अपॉन, देखो n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। बताओ इजी सा मामला है कि नहीं है? इजी सा मामला है कि नहीं है? आराम से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 10 इंटू 9 इंटू 7। सर 7 तक ही क्यों लिया आपने फैक्टोरियल? देख इधर नीचे, प्रैक्टिस करेगा तब समझ में आएगा। फैक्टोरियल 3 तो 6 हो गया, लेकिन ये फैक्टोरियल 7 हो गया, और फैक्टोरियल 7 से फैक्टोरियल 7 कैंसिल आउट हो गया। सर यहाँ से 3 का गया 2 बार, यहाँ पे 3 का गया 3 बार, 2 का गया यहाँ पे 5 बार, 5 3 कितना हो गया? 15 हो गया कि नहीं हो गया? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो कितने तरीके आ जाएंगे अपने पास? 15 तरीके आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? सर बिल्कुल 15 तरीके आ जाएंगे। बताओ कोई डाउट आ रहा है क्या? इस क्वेश्चन में कोई डाउट है कि नहीं है? नहीं है। अगर आपके कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि सर इतने आपके पास टोटल कोई चीज़ है, इतनी चुनना है, तो फिर हम क्या करें? एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ ना, इतना ईजी क्वेश्चन नहीं देते आजकल। ठीक है, इतना ईजी क्वेश्चन नहीं देते आजकल। सर फिर क्या देंगे? मैं देता हूँ आपको। देखो आपको क्वेश्चन क्या बोलेंगे, लिखो क्वेश्चन, लिखो क्वेश्चन क्या बोला जाएगा आपको, लिखो क्वेश्चन क्या बोला जाएगा आपसे, लिखो। एक अच्छा क्वेश्चन ही लिख लेते हैं हम, 1 मिनट। लिखो, जैसे एक अच्छा क्वेश्चन लिख लेते हैं ना। ये क्वेश्चन अगर आपने कर लिया तो आपका 2000 शायद 21 या 22 का है, मैं कंफर्म नहीं हूँ, मैं देखता हूँ। 2021 का क्वेश्चन है। ठीक है कि नहीं है? मैं कंफर्म नहीं हूँ, आप चेक कर सकते हो इसको, आप चेक करके बता देना। वो क्वेश्चन हो जाएगा आपसे अगर आपने थोड़ा सा दिमाग लगा लिया। सर क्या है क्वेश्चन? लिखो, एक पार्टी में 30 व्यक्ति मौजूद है। एक पार्टी में 30 व्यक्ति मौजूद है। इफ देर आर 30 persons in a party, आगे लिखो, यदि उनमें से प्रत्येक दो आपस में हाथ मिलाते हैं। इंग्लिश वाले लिखो, इफ ईच 2 of them shake hands with each other। आगे लिखो, तो पार्टी में कुल कितने हाथ मिलाए जाएंगे? तो पार्टी में कुल कितने हाथ मिलाए जाएंगे? हाउ मेनी हैंडशेक्स हैपन्स इन द पार्टी, है ना? ठीक है कि नहीं है? देखो मैंने क्या कहा, आप इस चीज़ को क्वेश्चन को करने की कोशिश करो, दिमाग लगाओ, कंसेप्ट क्या है वो समझो। ठीक है कि नहीं? मैं कंसेप्ट क्या है इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो 30 मेरे पास क्या है टोटल पर्सन, और उनमें से मेरे को क्या करना है? हैंड शेक कराना है। देखो कितना दिमाग लगाया अगले ने। अब ये क्वेश्चन किसका है सर? समझ में नहीं आ रहा। ये परमुटेशन का क्वेश्चन है, कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, ये क्या करे समझ में नहीं आ रहा।
क्योंकि अगर कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन होता तो हमको पता चलता कि 30, अब मेरे को बोलता कि 30 अगर व्यक्ति है, 30 मेरे पास टोटल पर्सन हैं और उनमें से मेरे को 3 को सिलेक्ट करना है, 4 को सिलेक्ट करना है, 5 को मैं आराम से कर देता। यहाँ पे क्या करूँ सर? यहाँ पे कुछ नहीं करना, तेरे को यहाँ पे दिमाग लगाना है भाई, हाथ मिलाना है। हाथ कैसे मिलाएगा? मैं पार्टी में गया, मैं पार्टी में जाके क्या करूँगा? ऐसे थोड़ी करूँगा, मेरे खुद से हाथ मिला लिया मैंने। पार्टी में जाके हाथ मिलाने के लिए मेरे को एक पर्सन को ढूंढना पड़ेगा कि नहीं ढूंढना पड़ेगा? मतलब क्या है सर? मतलब ये है कि पार्टी में जितने भी व्यक्ति हैं, इसमें लिखा है जितने भी व्यक्ति है वो आपस में क्या करेंगे? हैंडशेक करेंगे। और हैंडशेक करने के लिए मेरे को कितने आदमी चाहिए? मेरे को 2 हैंडशेक करने के लिए मेरे को कितने? 2 आदमी 2 व्यक्तियों में होता है, 2 पर्सन्स में होता है कि नहीं होता हैंडशेक? तो मेरे को क्या करना है? मैं एक काम करता हूँ सर, मैं कह सकता हूँ क्या कि 30 अगर टोटल वहाँ पे है पॉपुलेशन, या फिर कितनी भी पॉपुलेशन है, अगर मेरे को हैंडशेक करना है तो मेरे को उनमें से 2-2 के ग्रुप बनाने पड़ेंगे। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या कि पार्टी में जितने भी 2-2 के ग्रुप बनेंगे उनको क्या करना है? हैंडशेक करवाना है कि नहीं करवाना? बस हो गया क्वेश्चन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझ में आ रहा है कि हैंडशेक करने के लिए मेरे को 2 आदमी चाहिए। तो एक तरीके से ये क्वेश्चन बोलना क्या चाहता है? ये क्वेश्चन एक ही चीज़ बोलना चाहता है कि हाउ मेनी वेज आर देयर टू सेलेक्ट 2 पर्सन इन अ पार्टी ऑफ 30। मतलब 30 व्यक्तियों की एक पार्टी में से 2 व्यक्तियों को सेलेक्ट करने के तरीकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये सेम क्वेश्चन है कि नहीं है? तो बताओ क्या करना है हमको? कुछ भी नहीं करना सर, 30C2 कर लेना है। इसका आंसर हमको पता है सर। 30C2 का मतलब कितना हो गया? फैक्टोरियल 30 अपॉन फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 30 - 2 28। ये कितना हो गया? 30 इंटू 29 इंटू फैक्टोरियल 28। अब ये चीज़ मैं बार बार पूरा नहीं करूँगा, आपको जब प्रैक्टिस कर हो जाएगी फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे गया 30 इंटू 29 तो कितना हो गया? 29 इंटू 15 बच गया। आंसर आप निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते? इसका आंसर आप निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते? बात समझ में आएगी नहीं है? तो बताओ सर हैंडशेक वाला। अब मैं क्या करता हूँ, कुछ भी क्वेश्चन बना देता हूँ कि भाई 12, अगर एक पार्टी में 12 व्यक्ति है, मैं बोल दूंगा अगर एक पार्टी में 15 व्यक्ति है, मैं बोल दूंगा एक पार्टी में 30 व्यक्ति है, एक पार्टी में 25 व्यक्ति है। आप आराम से हैंडशेक कर सकते हो नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। तो मतलब क्या वहाँ कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये है कि आपको कलेक्शन का पता है। अब आपको कोई बता दे कितने व्यक्तियों में से कितने का चुनना है, कितनों को चूज़ करना है, तो आप आराम से कर सकते हो नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं सर। करने का तरीका क्या हो जाएगा? जैसे कि हैंडशेक करना है तो 2 को चुनना है। अगर इसने डायरेक्ट हैंडशेक का क्वेश्चन आ गया तो बात समझ में आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? बात समझ में आ जाएगी। सर ये एक काम बताऊँ ना सर, ये अगर इसका आंसर मैं देखूँ, अभी आपने आंसर निकाला था, कितना आया था इसका आंसर? 30 इंटू 29 अपॉन 2 ऐसा करके आया था। तो बताओ इसका आंसर कितना हो गया? 15। बताओ इसको मल्टीप्लाई करके आंसर बता सकते हो कि नहीं बता सकते? मेरा मल्टीप्लिकेशन बहुत ख़राब है, मेरे को ना इसे पूरा करना पड़ता है। बताओ कितना हो गया? कैसे करें इस चीज़ को? 15 नामे 135, 13 क्या हो गए? रह गए 15 दूनी 30, 30 और 13 43, 435 हो गए कि नहीं हो गए? 435 हैंडशेक्स हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? सर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा क्या? देखो क्वेश्चन अगर थोड़ा सा भी घुमाया तो उसने क्या पूछेगा? एक क्वेश्चन लिखो, अगर वो क्वेश्चन को थोड़ा घुमाएगा तो क्या पूछेगा? क्वेश्चन लिखो, एक पार्टी में प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से हाथ मिलाता है, दूसरे व्यक्ति से हाथ मिलाता है, तो पार्टी में कुल कितने, तो पार्टी में 435 हाथ मिलाए जाते हैं। तो पार्टी में कुल 435 हाथ मिलाए जाते हैं। समझ में आ रहा है कि एक पार्टी है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से क्या मिलाता है? हाथ मिलाता है। और कुल हाथ कितने मिलाए गए? 435। आपको क्या पूछा है कि उस पार्टी में कुल व्यक्ति कितने उपस्थित थे? इंग्लिश वाले समझ लो एक बार इस चीज़ को कि क्या होता है, ईच जो पर्सन है ना वो क्या कर रहा है? हैंडशेक कर रहा है दूसरे से ना। और टोटल हैंडशेक्स कितने हैं अपने पास? 435। आपको पूछा कि पार्टी में कितने पर्सन से उपस्थित है। समझ में आया कि नहीं आया? अब उसका उल्टा क्वेश्चन हो गया कि नहीं हो गया? पहले क्वेश्चन आपको व्यक्ति देख के आपको उससे वो पूछ लिया था, अब की बार क्या है, हमारे को पर्सन्स नहीं पता कितने हैं।
तो बताओ सर 435 इसको उल्टा कर दिया इसने, अब की बार टोटल हैंडशेक्स दे दिए इसने, बताओ टोटल हैंडशेक्स कितने दे दिए इसने, 435 दे दिए कि नहीं दे दिए। अब आपको क्या करना है, टोटल पर्सन पूछना है, टोटल पर्सन कितने थे पार्टी में। तो आपको क्या करना है सर, मेरे को तो पता है कि सर अगर मेरे पास n अगर व्यक्ति होते और उनमें से मेरे को 2 को चुनना होता, n अगर मेरे पास टोटल होते उनमें से 2 को चुनना होता, माना कि मेरे पास n पार्टी में क्या है उपस्थित, n व्यक्ति उपस्थित है पार्टी में, तो उनसे हैंडशेक्स कितने हो गए, मान लो 435। तो बताओ यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। सर ये गड़बड़ घोटाला कर दिया हमने, कभी n को ये सोल्व नहीं होता, हो जाता है बेटा आराम से। इसको अभी हमने सोल्व किया था, अगर आपको नहीं पता तो वीडियो को बैक करके देखो कैसे सोल्व किया था इसको सोल्व कैसे किया था, मैं ऊपर हटा दूँ। इसको सोल्व करके आपके पास आंसर आया था n इंटू n माइनस 1/2, कितना आ गया 435। सर यहाँ से तो हमारा क्वेश्चन, अब मेरे को आगे कैसे सोल्व करूँ, देख कैसे ही सोल्व नहीं करना आपको। अब तेरे को क्या करना है, यहाँ से देख मैं 2 तरीके बताता हूँ सोल्व करने के। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, जो मैं आर्ट्स वालों बैकग्राउंड वाले बच्चों के लिए बता रहा हूँ, बाकी सब आप अपने को सोल्व कर सकते हो। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले यहाँ से, तो कितना आ जाएगा n इंटू n माइनस 1, 435 इंटू 2, 35 70, 400 870 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, समझ में आया कि नहीं आया, 870 हो जाएगा। और ये कितना हो गया n स्क्वायर माइनस n, इसको सोल्व कर सकते हो, एक द्विघात समीकरण है। मैं बोल रहा हूँ आपको इसको सोल्व नहीं करना, जो केवल 11th क्लास का बोर्ड 11th क्लास के जो स्कूल की एग्जाम्स देता है ना उसको सोल्व करना होता है। मैं किसी भी कंपटीशन, चाहे से वो IIT हो, चाहे से डिफेंस हो, चाहे से UPSC हो, किसी भी स्टूडेंट को ऐसे करने के लिए नहीं बोलूँगा। ये एक नॉर्मल तरीका बताया, अगर आपको इसके आगे नहीं आता है तो आप छोड़ दो, इसको नहीं करना है इसे। आपको क्या करना है सर, हमको ये करना है कि आपके पास ऑप्शन होंगे यहाँ पे, जैसे मान लो पहला ऑप्शन है आपके पास 28, दूसरा ऑप्शन है 25, आपके पास तीसरा ऑप्शन है मेरे पास 30, और चौथा ऑप्शन आपके पास नन मान लो, कुछ ही मान लो, ठीक है। आपको क्या करना है, कोई भी एक ऑप्शन उठाना है। जैसे मैंने 28 उठा लिया, फिर 28 को यहाँ पे उठा के रखो तो कितना आ गया 28 इंटू 27/2, बताओ कितना आ गया 14। इसको आप मल्टीप्लाई करके देखो कितना आ गया। जैसे आपने मल्टीप्लाई किया 27 को 14 से, 7 चौके 28, 4 दूनी 8 और 2 10 इंटू 27, कितना हो गया ये 8 7 378। सर 378 से तो ज़्यादा ही है 435, इसका मतलब ये तो ऑप्शन से गया सर, ये ऑप्शन से गया, ये एक बचा ऑप्शन। जब आप 30 यहाँ पे उठा के रखोगे तो 30 इंटू इसमें उठा के रखोगे तो कितना आएगा 30 इंटू 29/2, आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा 435। आपको ऑप्शन उठाना है, ऑप्शन से इसको कलेक्ट कर लेना है। बात समझ में आएगी नहीं है, इसको आगे सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, समझ में आया। बैठा दो इसको, आप तो कर लिए होंगे इसको नोट। सर बात समझ में आ गई, तो मैं ऐसे मान सकता हूँ कि हैंडशेक वाले क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे, हैंडशेक वाले क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। चलो मैं फिर आपको एक क्वेश्चन करवाऊंगा हैंडशेक का, जो आपके क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन उससे पहले मेरे को जो एक क्वेश्चन करवाना है वो लिखो एक क्वेश्चन। एक टूर्नामेंट में इंग्लिश में मैं बाद में बोलूँगा, पहले मैं हिंदी में बोलता हूँ। एक टूर्नामेंट में 8 टीम हैं। कितनी टीम्स है एक टूर्नामेंट में अपने पास, 8 टीम है। इसमें लिखो, अगर प्रत्येक टीम दूसरी टीम के साथ एक मैच करती है, यदि प्रत्येक टीम दूसरी टीम के साथ एक मैच करती है तो टूर्नामेंट में कुल कितने गेम खेले जाएंगे, टूर्नामेंट में कितने गेम खेले जाएंगे। इंग्लिश वाले भी समझ सकते हो कि यहाँ पे 8 टीम है, एक टूर्नामेंट है उसमें कितनी है 8 टीम है। तो इसमें पूछा है कि अगर एक टीम दूसरे के साथ मैच खेलती है तो इसमें कितने मैच खेले जाएंगे। बताओ ये क्वेश्चन कर सकते हो क्या, पोज करो आंसर बताओ कि जल्दी से। हाँ बिल्कुल सर, आपने क्या कहा, पिछली वाले में आपने हाथ मिलवाया था, अब की बार आप गेम करवा रहे हो। तो गेम करने के लिए अगर कोई टीम है, फुटबॉल का गेम मान लो,
फुटबॉल का गेम हो रहा है तो 2 टीम है, तो 2, अगर गेम होता है, गेम हो रहा है तो 2 टीम तो चाहिए ना उसमें, 2 टीम। इसमें फुटबॉल का गेम है ना, ब्रैकेट में अगर मैंने नहीं लिखवाया तो लिख लेना। तो अगर कोई गेम हो रहा है तो उसमें 2 टीम चाहिएगी अपन को, तो 2 टीम मेरे को क्या करना है, इसमें 2 टीम को चुनना है। तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरे पास अगर 8 टीमें हैं, प्रत्येक टीम दूसरी टीम के साथ खेल रही है। एक चीज़ मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, प्रत्येक टीम दूसरी टीम के साथ खेल रही है। अगर मैं ये नहीं बोलता तो क्वेश्चन चेंज हो जाता। मैंने क्या करना है, कुल 8 टीम है, उसमें से मेरे को क्या करना है, 2 टीम को चुनना है। ये टोटल गेम्स हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, कोई भी 2 को चुन लो, वो एक गेम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा अपने पास। तो इसका आंसर नहीं निकाल सकते, फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 6। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई होगा नहीं है, मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आ सकता है आराम से आपकी एग्जाम्स में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिल्कुल बोल सकता हूँ। चांसेस क्या होता है, आपके पास जो क्वेश्चन आता है उसमें सी का यूज करने के चांस कम होते हैं। आपको ऐसी वैल्यूज देगा कि आपको इस सी का यूज करने की जरूरत नहीं है, इस फॉर्मूले का यूज करने की जरूरत ही नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, मैं बताऊंगा अभी क्वेश्चंस करके। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे ना वो इसी यूपीएससी के अंदर आए हुए आएंगे, ठीक है। तो अब बात करो इसकी, तो बताओ यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बताओ। 8 × 7 × फैक्टोरियल 6 अपॉन 2 × फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6, 4 7 चौके 28 मैच हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। पता है ये क्वेश्चन नहीं था मेरी बुक में, ये क्वेश्चन नहीं था। पता है क्वेश्चन क्या था मेरी बुक में, क्वेश्चन क्या था मेरी बुक में, क्वेश्चन था कि अगर एक टूर्नामेंट में कुल 28 गेम होते हैं, अगर एक टूर्नामेंट में मेरी, ये तो आंसर आ गया अपने पास, बट मेरी जो बुक में क्वेश्चन था वो क्या था, अगर एक टूर्नामेंट में कुल 28 गेम होते हैं और प्रत्येक टीम प्रत्येक दूसरी टीम के साथ एक मैच करती है, प्रत्येक टीम प्रत्येक दूसरी टीम के साथ एक मैच करती है, तो कुल कितने टीमें होगी। मतलब इंग्लिश में समझ में आता हूँ, 28 गेम्स वर प्लेड इन अ टूर्नामेंट ऑफ फुटबॉल विथ ईच टीम प्लेइंग विद वंस अगेंस्ट ईच अदर, हाउ मेनी टीम्स वर देयर। समझ में आई ना। देखो मेरे पास यहाँ पे पैनल नहीं है ना, मैं आपको क्वेश्चंस दिखा नहीं सकता, मैं आपको क्वेश्चन बता सकता हूँ बोल के ना। आपको क्या करना है, देखो ये कोई वो बच्चों वाली क्लास नहीं चल रही है यहाँ पे, ठीक है। अब हमको क्या करना है, बहुत स्पीड में काम करना है। देखो मैं बताता हूँ, मेरा बताता हूँ, मैं जब किसी चीज़ के नोट्स बनाता हूँ, मेरे को कोई मतलब नहीं है कि मैं हिंदी में लिख रहा हूँ इंग्लिश में। मेरी आधी लाइन हिंदी में चलती है, आधी इंग्लिश में। अगर अगला उर्दू बोल देगा तो मैं आधी उर्दू में भी लिख दूंगा। हालांकि लिखना नहीं आता मेरे को उर्दू में, बट मैं लिख दूंगा कुछ भी। समझ में आएगी नहीं यार, नोट्स बनाने से मतलब है मेरे को, कंसेप्ट समझ में आने से मतलब है। अगर इसका मैं उल्टा कर दूं कि मेरे पास ये दिया हुआ है, तो आप ये नहीं निकाल सकते क्या, निकाल सकते हैं सर। NC2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 28। माना कि कुल टीमें कितनी है, NC2 28 है, तो यहाँ से वही चीज़ है जो हमने पहले किया था कि नहीं किया था। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, तो इस चीज़ को आप हैंडल कर लोगे। इतना बात अगर आपके समझ में आ गया तो फिर यूपीएससी और अदर एग्जाम्स में क्वेश्चन, खासकर डिफेंस में, तो आपके बिल्कुल नहीं अटकेंगे। कैसे सर, हमको तो प्रूफ चाहिए। तो भाई प्रूफ चाहिए तो देख कर ले प्रूफ। एक क्वेश्चन है अपने पास, लिख, क्वेश्चन लिखो आप। एक क्वेश्चन लिख लेता हूं मैं, आप भी लिखो, मैं भी लिखता हूं। ये क्वेश्चन लिख लेना। यूपीएससी मेरे हिसाब से यूपीएससी CSET 2021 का क्वेश्चन है। मैं कंफर्म नहीं हूं, या तो 2021 का या फिर 2022 का। मेरे हिसाब से 2021 का, ठीक है कि नहीं है। तो आप इसको देखना। मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, एक पंक्ति में 6 व्यक्ति हैं, एक पंक्ति में 6 व्यक्ति हैं, एक अन्य व्यक्ति, मैं इंग्लिश में समझा दूंगा, इंग्लिश में लिखूंगा नहीं, टाइम नहीं है फिर इतना ना। एक अन्य व्यक्ति को उनमें से 3 व्यक्तियों से इस प्रकार हाथ मिलाना है कि वह 2 क्रमागत व्यक्तियों
से हाथ नहीं मिलाएगा। ऐसे कितने संभाव्य भिन्न संयोजन में हाथ मिलाए जा सकते हैं, में हाथ मिलाए जा सकते हैं, मिलाए जा सकते हैं। इंग्लिश वालों में समझाता हूँ आपको ना, आप एक बार इस चीज़ को उतारो, ठीक है। एक क्वेश्चन है और जिससे करना चाहता है वो कर भी सकता है। 1 मिनट। भाई एक कोई लाइन है, 6 पर्सन है, एक लाइन में रेंज है, समझ में आएगी नहीं है। 6 जो पर्सन है वो एक लाइन में बैठे हुए हैं। एक कोई दूसरा ही व्यक्ति आता है, दूसरा ही पर्सन आता है, वो क्या करता है, वो 3 व्यक्तियों से हाथ मिलाता है, उन लाइन में से 3 व्यक्तियों से हाथ मिलाता है, ठीक है कि नहीं है। उन लाइन में 3 व्यक्तियों से क्या करता है, हाथ मिलाता है। और इसमें कंडीशन क्या दी हुई है कि क्रमागत व्यक्तियों से हाथ नहीं मिलाएगा। मतलब अगर एक व्यक्ति से हाथ मिलाती है तो उसके आगे और पीछे वाले से हाथ नहीं मिलाएगा, क्रमागत नहीं मिलाएगा। सर कैसे, देखो मैं समझाता हूँ इस चीज़ को। ये क्वेश्चन आया हुआ है, अब इसको इसमें कोई फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि सर 6 तो दिया हुआ है, उसमें भी कंडीशन लगा दी इसने। और कंडीशन लगाते ही आपका लगभग मान लो कि आपका, अगर आपके यहाँ जहाँ पे कंडीशन लग गई ना वहाँ पे क्वेश्चन ईजी हो गया। जहाँ पे कंडीशन लगी क्वेश्चन ईजी हो गया, जहाँ पे कंडीशन नहीं लगी क्वेश्चन हार्ड हो गया। हार्ड मतलब कैलकुलेटिव हो गया। मतलब कैसे हुआ, देखो मान लो मेरे पास A B C D E और F, देखो कितना आसान क्वेश्चन आया हुआ है, कितना आसान क्वेश्चन आया हुआ है। A B C D E F 6 व्यक्ति है और मेरे पास कोई व्यक्ति है X। अब वो क्या करता है, इनमें से 3 व्यक्तियों से हाथ मिलाता है, इनमें से 3 व्यक्तियों से हाथ मिलाता है। बिल्कुल मिला ले भाई। वो क्या बोल रहा है कि अगर उसने B से मिला लिया तो इसके क्रमागत से हाथ नहीं मिलाएगा, मतलब फिर C से नहीं मिलाएगा और A से नहीं मिलाएगा। अगर इसने D से मिला लिया तो फिर C से नहीं मिलाएगा, फिर E से नहीं मिलाएगा। तो 3 व्यक्तियों को चुनना है और 3 व्यक्ति, मतलब क्या बोलना चाह रहा है कि सर 3 व्यक्तियों को चुनना है और उनको एक साथ नहीं होने चाहिए, मतलब क्रमागत नहीं होने चाहिए। मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो इसने A से हाथ मिला लिया, ठीक है, मैं इधर लिख लेता हूँ। इसने अगर A से हाथ मिला लिया तो बताओ B से मिला सकता है क्या? नहीं मिला सकता। C से मिला सकता है क्या? हाँ, केस ले सकते हो सर, तो इसमें आपको केस बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो अगर इसने A से मिला लिया तो फिर C से मिला सकता है, तो सर इसने A से मिला लिया तो फिर C से मिला सकता है, मिला सकता है। तो फिर D से मिला सकता है क्या? नहीं, इसने D से नहीं मिला सकता है। फिर किससे मिलाएगा? फिर E से मिला सकता है या फिर F से मिला सकता है। तो एक के साथ अगर C से मिला लिया तो फिर किससे मिलाएगा? E से मिला लेगा, या फिर एक के साथ C से मिला के F से मिला लेगा। बताओ समझ में आएगी नहीं आया? तो A से शुरू करके C और फिर यहाँ से इसको नहीं मिला के इन दोनों से मिला सकता है कि नहीं मिला सकता? मिला सकता है। सर इसने अगर ऐसा किया होता, A से मिला लिया, इससे भी नहीं मिला, इससे भी नहीं मिला, इससे मिला ले, हाँ बिल्कुल। अगर एक के साथ इससे तो मिला नहीं सकता, इससे जितने भी मिला सकता था वो हमने बना लिए। अब इससे मिला ले मान लो, तो एक के साथ क्या मिला लिया इसने, किससे मिला लिया? D से। समझ में आ रहा? अगर इसने D से मिला लिया तो बताओ इससे मिला सकता है या नहीं? फिर किससे मिलाएगा? केवल और केवल F से मिलाएगा कि नहीं मिलाएगा? केवल F से मिलाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सर अगर B से तो मिला नहीं सकता, C से मिला लिया वो केस सारे हो गए, D से मिला लिया वो भी सारे केस हो गए। सर E से मिला सकता है क्या? नहीं मिला सकता। अगर इसने एक के साथ E से मिला लिया तो फिर F से तो मिला नहीं पाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? C से तो इसने मिलाया हुआ है पहले से ही E के साथ मिलके। तो आपको क्या करना है सर, A से तो टोटल सारे जितने पॉसिबल है वो हो गए कि नहीं हो गए? सर B से स्टार्ट करते हैं, सर B से स्टार्ट करते हैं। अगर B को उसने शुरू में चूज कर लिया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? B से अगर शुरू में चूज कर लिया तो A से नहीं मिला सकता, C से नहीं मिला सकता, फिर किससे मिलाएगा? तो मिला, फिर D से मिला सकता है। तो अगर फिर D से मिला लिया तो फिर किससे मिलाएगा? F से मिलाएगा कि नहीं मिलाएगा? सर D से क्यों E से नहीं मिला सकता? मिला सकता है क्या? नहीं मिला सकता, क्योंकि अगर B से E को मिला लिया तो बताओ फिर बाद में इसको नहीं मिला पाएगा, क्रमागत रह गया, नहीं रह गया। तो ये B वाला हो गया। सर C से शुरुआत करके देखो, अगर इसने पहले C को मिला लिया तो फिर इसको और इसको मिला नहीं सकता, इसको और इसको मिला नहीं सकता, तो फिर किसको मिला सकता है? या तो इसको मिला सकता है या इसको। अब इस वाला तो हो गया, एक के साथ C वाला तो कंप्लीट हो गया, ऊपर ही सारे जितने भी थे एक के साथ C वाले।
तो सर अगर फिर इसको मिलाएगा तो फिर इससे नहीं मिला पाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो टोटल कितने हैंड सेक्स हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा आपके। यूपीएससी के क्वेश्चंस की खास बात बताना चाह रहा हूं मैं कि फॉर्मूले में यूज होने वाले क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। जैसे हैंडशेक वाला आ सकता है अगर नॉर्मल हो, अगर कोई कंडीशन दे दे उसमें, जैसे कि कर्मागत दोष से हाथ नहीं मिलाना, तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। बताओ इजी है कि नहीं है? बात क्या है, हम एक को पकड़ लो फिर वहां से शुरू कर लो। मैं फिर से समझाता हूँ इस क्वेश्चन को। अगर एक को पकड़ लिया तो कर्मागत से नहीं हो सकता, तो बी से नहीं हो सकता, फिर सी से मिला सकते हो। सी, अगर ए और सी को पकड़ लिया तो फिर डी को नहीं पकड़ सकते आप, ई और एफ को पकड़ सकते हो। तो एक बार ए के साथ एक के साथ और सी के साथ ई आ गया, फिर एक के साथ सी के साथ एफ आ गया। ये अक्स क्या कर सकता है? 2 प्रकार से यहाँ पे हाथ मिला सकता है, एक को चूज करके। फिर अगर बात करते हैं एक के साथ बी को भी नहीं किया, सी के साथ कर लिया, अब डी के साथ किया, तो फिर एक ही केस बनेगा एफ वाला। समझ में आएगी नहीं आया? फिर बी को पकड़ लिया, बी के साथ फिर डी का बना, क्योंकि ये तो कर्मागत हो गई, इसमें कर्मागत मतलब एक साथ, और फिर इसको तो ले नहीं सकता, तो इसको लिया तो फिर इसको ले लिया। अगर इसको ना लेके इसको लेता तो फिर अगले वाला चूज नहीं कर सकता। 3 हैंडशेक नहीं होते फिर उसके। सी के साथ इधर तो चूज कर ही लिया इसने, उधर चूज करेगा तो कर नहीं पाएगा सी के साथ। तो 4 तरीके हो गए कि नहीं हो गए? ये क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया आपके तो एक बार फिर से रिवाइंड कीजिए वीडियो को, फिर से देखिए। 2021 का यूपीएससी सेट का क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, ठीक है कि नहीं है? अब हम आगे करते हैं। 4, इसका आंसर कितना आ गया? 1 2 3 4 आंसर आ गया। सर थोड़ा सा हार्ड हो गया क्या क्वेश्चन? मेरे हार्ड है नहीं है, थोड़ा सा दिमाग में आपके हो सकता है कि आपको लगे थोड़ा सा हार्ड है, बट हार्ड क्वेश्चन नहीं है। चलो जी फिर आगे क्वेश्चन करते हैं। करो, आगे क्वेश्चन करते हैं। एक 2022 का क्वेश्चन करते हैं, यूपीएससी सेट 2022 का क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? यूपीएससी सी सेट 2022 का क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? लिखता हूं मैं, आप भी लिखिए इसको। 150 प्रतियोगियों 150 प्रतियोगियों वाली किसी शतरंज टूर्नामेंट में जब कोई खिलाड़ी बाजी हारता है उसे बाहर कर दिया जाता है, उसे बाहर कर दिया जाता है। यह निश्चित है कि कोई भी बाजी बराबर, मतलब टाई नहीं होगी। टाई समझते हो ना? शायद टाई यानी बराबर, मतलब अनिर्णित नहीं, मतलब फैसला आके रहेगा, ठीक है कि नहीं है? तो बताओ इसमें कितनी बाजियां? तो इसमें लिखो, तो कुल कितनी बाजियां खेली जाएगी? मैं थोड़ा सा लास्ट में इसे समझ में नहीं आ रहा हुआ, आपको समझ में आ रहा है? मैं बोल देता हूँ। 150 प्रतियोगिताओं वाली किसी शतरंज की टूर्नामेंट में जब कोई खिलाड़ी बाजी हारता है उसे बाहर कर दिया जाता है। यह निश्चित है कि कोई भी बाजी टाई यानी बराबर नहीं होगी। तो कुल कितनी बाजियां खेली जाएगी? क्वेश्चन को उतारो, क्वेश्चन को करने की कोशिश करो।
इंग्लिश वाले तो समझ गए होंगे क्या, और क्या बोल रहा है, 155 कॉम्पिटिटर है और 155 कॉम्पिटिटर है, शतरंज की टूर्नामेंट करवाना है। आपको पता है शतरंज में क्या होता है, एक एक खिलाड़ी आमने सामने बैठता है, बाजी हारता है तो उसे बाहर कर दिया जाता है, कोई बाजी आ जाएगा तो उसको बाहर कर दिया जाएगा। यह निश्चित है कि कोई भी बाजी टाई नहीं रहेगी। देखो इसमें क्वेश्चन में मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं बोलना चाह रहा हूँ आपको कहीं भी ऐसे बोला कि इसने कि प्रत्येक शतरंज का खिलाड़ी प्रत्येक दूसरे खिलाड़ी से खेलेगा। यहाँ पे लड़के 90% गलती कर देते हैं। अगर इसने क्लास में अगर ध्यान नहीं दिया होता, वो क्या करते हैं, इसको 150 C2 बहुत सा बड़ा सा एक डाटा आ जाता है, और आप जब ऑप्शन देखते हो तो आपके पास ऑप्शन आएंगे 147, 148, 149, 150, मान लो ये ऑप्शन आए हुए हैं 4। फिर आपका दिमाग चलता है यार ये 150 C2 से तो बहुत बड़ा क्वेश्चन आंसर आ रहा है, कैसे आ रहा है इतना अपना। देखो यहाँ पे इसने ऐसे नहीं बोला कि प्रत्येक खिलाड़ी प्रत्येक दूसरे से खेलता है, इसने तो डायरेक्ट बोला है कि आपको क्या करना है, 150 प्रतियोगी हैं, शतरंज की टीम करवा दो। तो आप पहले क्या करोगे, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको पता चल गया कि सर वो वाला तरीका नहीं लगेगा। मैंने कहा यूपीएससी कभी भी फॉर्मूले के ऊपर नहीं जाती, वो डायरेक्ट आपका दिमाग चेक करना चाहती है। मैं क्या करता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, 150 मेरे पास क्या है, खिलाड़ी है, ठीक है। अगर 150 खिलाड़ी तो मैं उनको क्या करता हूँ, 75 में बांट देता हूँ, ठीक है। और इनका क्या करा लेता हूँ, मैच करवा लेता हूँ, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, 150 खिलाड़ियों को 2 टीम में बांट दिया, अलग अलग, मतलब 2 टीम क्या मतलब अलग अलग कर दिया। 75 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। अब अगर 75 मैच यहाँ पे हुए तो उनमें से तय है कि कोई टाई तो होगी नहीं बाजी। अगर टाई नहीं होगी तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक टोटल कितना हो गया मैच, टोटल मैच, तो मैचेस यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, मैचेस कितने हो गए, मैचेस में बोल सकता हूँ यहाँ पे 75 मैच हो गए, और 75 मैच के अंदर ये मान लो डिस्क्वालीफाई हो गए, सॉरी ये क्या हो गए, हार गए ये, है ना, हार गए, तो ये 75 बच गए अपने पास। अब जो 75 है उनको फिर वापस क्या कर लो, 2 टीम में बांट लो। सर 75 में तो नहीं होता, मैं बोलता सकता हूँ 37 और 37 हो जाएगा, 37, 74 और प्लस एक अलग बैठा रहेगा लड़का प्रतियोगी। अब मान लो यहाँ पे 37 मैच हुए, है ना, तो मैं बोल देता हूँ यहाँ पे 37 मैच हुए और ये 37 मैच में ये हार गए, तो बताओ अब यहाँ पे टोटल आदमी कितने बचे, 38 बच गए ही नहीं बच गए, तो यहाँ पे ये 38 बच गए नहीं बच गए। फिर 38 को मैं 2 टीम में डिवाइड कर देता हूँ, कितना हो गया, 19 और 19। फिर इनमें से मान लो ये हार गए, तो मैच कितने हो गए, 19, तो 19 मैच और हो गए। अब बच गए कितने लड़के, 19, तो मैं इधर साइड में आ जाता हूँ और यहाँ पे लिखने की कोशिश करता हूँ। अब मेरे पास 19 व्यक्ति बचे, 19 प्रतियोगी बचे, उनको फिर मैं 2 टीम में डिवाइड करूंगा, तो 9 और 9 की टीम में डिवाइड कर लेता हूं, प्लस एक साइड में रख देता हूं मैं। इनमें से 9 हार गए, फिर 9 मैच होके, तो 9 मैच और हो गए, समझ में आएगी नहीं आया, और 9 हार गए कि नहीं हार गए, फिर 9 और 1 बच गया, तो 9 और 10 कितना हो गए, 10 खिलाड़ी को 2 टीम में बांट लिया मैंने, 5 और 5। फिर यहाँ पे कितने मैच हो गए, 5 मैच हो गए, और 5 हार गए कि नहीं हार गए। अब इनमें फिर 5 लड़के बचे, तो 5 लड़कों को फिर मैंने 2 और 2 में कर दिया, और 1 को अलग कर लिया कि नहीं कर लिया। फिर यहाँ पे 2 लड़के हार गए, तो 2 मैच हो गए कि नहीं हो गए। अब फिर यहाँ पे 2 लड़के बचे कि नहीं बचे, इन दोनों में 1 मैच होगा कि नहीं होगा। अगर 1 मैच इनमें होगा तो फिर 1 लड़का जीत जाएगा, फिर 1 लड़का इधर वाले लड़के से कंपटीशन करेगा, तो 1 और मैच जीत करेगा कि नहीं करेगा, समझ में आया कि नहीं आया। तो बताओ यहाँ से 2, 4, 5, 9, 9, 9, 18, 36 और 1, 37, 74 और 75, तो मैं बोल सकता हूँ इसका आंसर कितना आ गया, 74 प्लस 75 यानी कितना आ गया, 149। आंसर कितना आ गया इसका, 149। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है कि नहीं, आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हो, नहीं कर सकते। देखो टाइम की थोड़ी कमी के कारण मेरे को थोड़ा स्पीड में चलना पड़ेगा। आपके पास तो सुविधा होती है, आप स्पीड कम करके देख सकते हो, जिनके जल्दी समझ में आ रहा है वो स्पीड बढ़ा के देख सकते हो ना। मेरे पास मैं चाहता हूँ कि वीडियो कम से कम लंबाई की बने, वरना फिर बाद में क्या होता है, बहुत ऐसे लेंथी बनने पर मन नहीं करता फिर देखने का उसको ना। अब मेरे को यहाँ पे आपको अब मतलब नहीं है इसको। और देखो मैं क्लास में बहुत कम मजाक करूँगा ना, मैं उन टीचरों में से नहीं हूँ जो मतलब क्लास में मजाक, मैं किसी के ऊपर कमेंट नहीं करूँगा ना। सब अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और सबका पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है। वो क्या होता है, जब स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग टीचर्स पढ़ाते हैं ना, मैं ऐसा मानता हूँ कि 10th बाद में या 12th बाद में लड़का एक सीरियस हो जाता है और उसके टाइम की वैल्यू बहुत होती है। मैं अब अगर आपको यहाँ पे कुछ कहानी सुनाने लग जाऊँ या फिर चुटकुला वगैरह, या फिर मतलब मेरे को
वो आजकल मेरे को मतलब जब लास्ट क्लास में मैंने वीडियो बनाई, मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ एक थोड़ी सी। उसमें क्या है, मेरे को बोला कि सर आप बहुत ज़्यादा सीरियस रहते हो, बहुत ज़्यादा मतलब जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हो, कुछ मजाक नहीं कर रहे हो। देखो भाई टाइम नहीं है, मैं सीरियसली बताता हूँ, ना तो आपके पास टाइम है ना मेरे पास टाइम है। मेरे को कम से कम पूरे दिन में 11 घंटे पढ़ना पड़ता है, फिर मैं सोचता हूँ कि वीडियो बनाऊँ मैं, फिर है ना, तो उसमें टाइम लग जाता है। तो देखो आज टाइम ख़राब करने में कोई मतलब नहीं है ना, बहुत कम टाइम अपने पास, टाइम की बहुत वैल्यू है। तो मैं चाहता हूँ कि आपका ना तो टाइम ख़राब हो ना, अगर आपको कोई कॉमेडी ही देखनी है, अगर मतलब आपको कोई कॉमेडियन ही चाहिए, तो फिर कपिल शर्मा शो लगा लो ना, समझ रहे हो, कपिल शर्मा शो लगा लो फिर आराम से। हमको क्या करना है, हमको तो एक बार अपने कंसेप्ट क्लियर करने, एग्जाम क्लियर करना है, फिर देखते रहेंगे अपने पास कॉमेडी, ठीक है। जिसको कॉमेडी करनी है क्लास में, कॉमेडी चाहिए, उसका मन नहीं लगता, वो लगा लो कपिल शर्मा शो, द कपिल शर्मा शो, है ना, कोई मतलब नहीं है उस चीज़ का। चलो आई थिंक आप समझ गए होंगे इस चीज़ को, मैं अब आपको आगे करवाता हूँ। तो मेरे हिसाब से आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। तो आपको पहले में जो अपना जो चल रहा था क्लास, वहाँ से अपने हैंड सेक के क्वेश्चन अपने समझ में आ गए, और 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन हमने क्या किए जो प्रीवियस ईयर्स में आ गए, है ना। अब कॉम्बिनेशन के ऊपर ही हम आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं और बात करते हैं आगे की, है ना। तो बताओ, बात करते हैं एक काम करो, क्वेश्चन लिखो, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, ए मतलब हेडिंग डाल लो, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, त्रिभुजों की संख्या, त्रिभुजों की संख्या। यह एक काम करते हैं, इसको थोड़ा फिर आगे ले लेते हैं, एक क्लास और बना देते हैं कॉम्बिनेशन की। अभी तो क्या थोड़ा सा मेरे हिसाब से वीडियो कंप्लीट काफ़ी लंबा हो गया, और अपन को 2 क्वेश्चन, वो 1-2 क्वेश्चन जो पहले के डाउट है वो भी बनाने पड़ेंगे। तो मेरे हिसाब से इस क्लास को इतना ही रहने देते हैं, पहले के जो डाउट्स है वो बता देते हैं आपको, और इसके आगे की क्वेश्चन हम आगे कर लेंगे, एक क्लास और बना देंगे कॉम्बिनेशन की, और परमुटेशन की भी फिर 2 क्लास हो जाएगी, 2 2 4 1 5, हाँ फिर 5 क्लास तो इतनी तो होगी, है ना। तो हम क्या करते हैं, पहले जो डाउट आई हुई है वो सोल्व कर देते हैं। देखो आपको डाउट्स में सोल्व कर देता हूँ आपके ना, डाउट्स जो लास्ट क्लास में आई थी। जो पहले डाउट आई थी आपके पास आई थी कि मेरे पास 3 नौकर हैं, मेरे पास, मेरा नाम मान लो या किसी का भी मान लो, रोहित मान लो एक बार, ठीक है। रोहित के पास कितने नौकर हैं, 3 नौकर है, ए बी और सी। इस क्वेश्चन में डाउट आई थी लास्ट क्लास में, मैंने कमेंट्स में पढ़ा था ना। और मेरे पास 6, मेरे मित्र कितने हैं, मेरे पास 1 2 3 4 5 और 6 मित्र हैं। मेरे पास मित्र कितने हैं, 6। मैं एक बार वो क्वेश्चन देख लेता हूँ। लैंग्वेज इसमें कहा है कि मेरे पास फाइंड द नंबर ऑफ वेज, इसमें लिखा है कि एक जेंटलमैन है, उसके पास, उसको इनवाइट करना है 6 फ्रेंड्स को। इन हाउ मेनी वेज कैन ही सेंड इन्विटेशन कार्ड। देखो इसने क्या बोला है, इसने बोला है हाउ मेनी वे, इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज ही कैन सेंड इन्विटेशन कार्ड। अगर यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हुआ तो देख लेना, इन्विटेशन कार्ड। ये क्या बोलना चाह रहा है कि ये रोहित जो है, ये अगर अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करना चाहता है तो कितने प्रकार से ये कार्ड भेज सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि ये फ्रेंड्स कितनी प्रकार से इनवाइट हो सकते हैं। एक लड़के ने कमेंट किया, इसके में कमेंट करके कहा था कि मतलब इसका सर आंसर 216 नहीं आ रहा है क्या? नहीं आ रहा बिल्कुल भी। आपको मैं बताऊंगा कि 216 आंसर कैसे आएगा इसका, ठीक है। ध्यान से सुनना, इनवाइट कौन हो रहा है, इन हाउ मेनी वेज, वेज किसके वेज निकालने, ही कैन सेंड इन्विटेशन कार्ड, मतलब ये इनके पास इन्विटेशन कार्ड कितने प्रकार से भेज सकता है। इसने ऐसे पूछा कि ये जो व्यक्ति है कितने प्रकार से इनवाइट हो सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया। अगर क्वेश्चन उल्टा होता, क्वेश्चन थोड़ा सा दूसरे लैंग्वेज में होती कि मतलब अगर फ्रेंड्स की तरफ से नहीं पूछा जाता क्वेश्चन पूछा जाता नौकरों की तरफ से। क्वेश्चन पूछा जाता किसकी तरफ से? नौकरों की तरफ से। मतलब क्या होगा, मतलब ऐसे पूछा जाता कि अगर मैं बात करूं ए की,
बी की और सी की और पूछूं कि कितनी प्रकार से नौकर इनविटेशन दे सकते हैं। मतलब समझ में नहीं आ रहा होगा आपको, थोड़ा सा मतलब मिक्स हो रहा है आपके। मतलब अगर नौकरों की तरफ से क्वेश्चन पूछा है तब हम नौकरों के ऊपर लगाएंगे वेज, अगर इनकी तरफ से क्वेश्चन पूछा है तो हम इनके ऊपर लगाएंगे वेज। इसने पूछा इनवाइट कितने तरीके से हो सकते हैं, अगर हो सकते हैं तो ये 3 तरीके से इनवाइट हो सकता है, ए से भी हो सकता है, बी से भी हो सकता है, सी से भी हो सकता है, ये 3 तरीके से हो सकता है, ये 3 तरीके से हो सकता है, ये 3 तरीके से हो सकता है, ये 3 और ये 3। आंसर कितना आ जाएगा 3⁵ लेकिन अगर क्वेश्चन जो कि हमारा क्वेश्चन था, लेकिन क्वेश्चन इनकी तरफ से होता कि सर ये तो अपना आंसर आ गया। अब जिनका डाउट 216 है वो मैं बता देता हूं कि कैसे उन क्वेश्चन चेंज होता हो। अगर ये पूछता कि ये नौकर है कितने प्रकार से, मतलब इसकी लैंग्वेज मेरे से बन नहीं पा रही है, एक बार आप समझने की कोशिश कर रहे हो तो, कि ये कितना, इसके पास कितने फ्रेंड्स हैं इनविटेशन के लिए। तो अगर मैं बात करूं कि ये फ्रेंड्स है मेरे पास, तो मैं बोल देता कि अब ये फ्रेंड्स है, अब इनमें से कितने कितने फ्रेंड्स को इनवाइट करेगा। अब देखो फिर ये 6 में से किसी भी, इसके पास इनविटेशन करने के तरीके कितने 6, फिर इसके पास इनविटेशन करने के 6, फिर इनके पास 3, तो 6 की पावर 3 आंसर आ जाएगा। बट यहाँ पे तो अपना क्वेश्चन वैसे ही गलत हो गया। क्यों? क्योंकि अगर मान लो इसने 6 तरीके, मान लो इसको इन्वाइट कर दिया, इसके पास 6 तरीके, इसने इसको इन्वाइट कर दिया, इसको इन्वाइट कर दिया, तो फिर बाकी तो रह जाएंगे। क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है कि ये पूरे इन्वाइट होने चाहिए, कितने प्रकार से इन्वाइट हो सकते हैं। ऐसे नहीं बोला कि ये कितने प्रकार से इन्वाइट कर सकते हैं, मतलब समझ रहे हो, कितने प्रकार से इन्वाइट कर सकते हैं, इधर चला जाता। कितने प्रकार से इन्वाइट हो सकते हैं, इधर आ जाता क्वेश्चन। तो कितने प्रकार से इन्वाइट हो सकते हैं, तब आंसर आएगा 3⁵ और ये अगर नौकरों के ऊपर क्वेश्चन आता, इन्वाइट कर सकते हैं कि भाई एक कितने को इन्वाइट कर सकता है, एक किस किस को इन्वाइट कर सकता है। मतलब अगर ये पूछता कि अगर मतलब ऐसा होता कि मान लो एक किसी एक के पास जाएगा, क्वेश्चन ऐसे होगा कि ए किसी एक के पास जाएगा, बी किसी एक के पास जाएगा, सी किसी एक के पास जाएगा, तो किसके पास जा सकता है, इसके एक के पास 6 तरीके हैं, उनमें से किसी के पास भी जा सकता है। बी उनके पास 6 तरीके हैं, किसी के पास जा सकता है। और ये क्वेश्चन तो वैसे ही गलत हो गया। कैसे? कि अगर मान लो ए किसी को इन्वाइट कराया तो ये बी उसको इन्वाइट क्यों भेजेगा, ये बी उसको इन्विटेशन क्यों भेजेगा, क्योंकि ए से पहले इन्वाइट हो चुका है। जिस लड़के का 216 आंसर आया था ना, उसको समझ में आ रहा होगा कि अगर हम इसकी तरफ से क्वेश्चन करेंगे तो अगर मान लो ए के पास 6 तरीके हैं इन्वाइट करने के, मान लो एक इसको इन्वाइट कर दिया, तो फिर उसको बी वाले के पास 6 क्यों दे दिया आपने, क्योंकि अगर एक बार इन्वाइट हो गया तो फिर दूसरा इसको इन्वाइट क्यों करेगा। तो अपना जो क्वेश्चन है ना वो इधर से है, ये कितने प्रकार से इन्वाइट हो सकते हैं। तो ये हो सकता है ए से भी हो सकता है, बी से भी हो सकता है, सी से भी हो सकता है। मतलब अगर रोहित को पता चलेगा कि भाई ये क्या नाम है, राम है, अब राम के पास किसको भेजूं, वो सोचेगा यार राम के पास भेजने के मेरे पास 3 तरीके हैं, या तो मैं ए को भेज दूं, या बी को भेज दूं, या सी को भेज दूं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो आप मेरे को प्लीज़ कमेंट में बताना कि समझ में आ गया। इसके अलावा एक क्वेश्चन था जो जिसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि मेरा उसमें पढ़ने में थोड़ा सा प्रॉब्लम मेरे दिमाग में, मतलब वो क्या है, मैंने बताया था आपको कि कैमरे के साथ पढ़ाते हैं ना तो पहले वैसे ही प्रॉब्लम हो जाती है ना, दिमाग का कंसंट्रेशन नहीं बैठ पाता। तो मैं आपको एक काम करता हूँ, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। हालांकि उससे आंसर में कोई फ़र्क नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज समझने में हमारे फेयर हो गया था ना। क्वेश्चन को समझने में क्या था, क्वेश्चन था जो मतलब यूपीएससी 2000 यूपीएससी सी सेट 2023 का क्वेश्चन था। आप उसको करेक्ट कर लेना, करेक्ट ही है वैसे, बट थोड़ा सा समझने की फेयर है। उसमें क्या बोला है, 10 जोड़े, क्या बोला है इसमें, 10 जोड़े लाल जूते, इसमें जोड़े बोल रहे हैं लाल जूते ना, और 9 जोड़े सफेद और 8 जोड़े काले जूते। ये क्या बोलना चाह रहा है ना, ठीक है, ये क्या बोलना चाह रहा है, ये बोलना चाह रहा है कि आपके पास, राज के पास क्या है, 10 जोड़े लाल जूते, 9 जोड़े सफेद जूते, 8 जोड़े काले जूते। यदि ये क्या करना है, ये सभी एक डिब्बे में पड़े हैं, सारे के सारे किसमें पड़े हैं, एक डिब्बे में पड़े हैं, ठीक है कि नहीं है, एक सारे के सारे किसमें पड़े हैं, एक डिब्बे में। अब ये क्या कर रहा है, यदि वह पहनने हेतु एक जोड़ा लाल जूता लेने के लिए, अब वो क्या कर रहा है, एक पहनना है उसको और उसको एक लाल जोड़ा जूता लेना है, इसको एक लाल जोड़ा जूता लेना है। लाल जोड़ा जूता लेने के लिए डिब्बे में से यादृच्छिक रूप से एक एक करके, जोड़ा नहीं उठा रहा, एक एक करके बिना उसे वापस रखे एक जूता निकालता है,
तो उसे अधिकतम कितने प्रयास करने पड़ेंगे, तो उसे अधिकतम कितने प्रयास करने पड़ेंगे। तो देखो इसमें क्या करना पड़ेगा, पहले में मेरे पास ये टोटल 20 जूते हो गए कि नहीं हो गए, ये 18 जूते हो गए कि नहीं हो गए, और ये 16 जूते हो गए कि नहीं हो गए। अब उसको निकालना क्या है, लाल जूता, उसको ये इनमें से निकालना है कोई। लेकिन अगर मैं बात करूं, अगर टोटल एक काम करता हूं, मैं पहला जूता निकाला, पहला जूता उसने काला निकला, वो साइड में रख देगा, फिर दूसरा जूता निकाला, मान लो काला निकला, ऐसे करके पहले ये सारे जूते निकल जाएंगे। उसको अधिकतम ट्रायल्स करने पड़ेंगे, तो पहले ये सारे जूते निकलेंगे, तो 8 6 14 और 2 1 3, तो ये 34 ट्रायल्स हो जाएंगे कि नहीं हो गए, हो जाएंगे। 34 ट्रायल तक उसके पास ये सारे जूते निकल के साइड में रख जाएंगे, साइड में रख जाएंगे। बाकी कितने बचे, बाकी 10 जोड़े लाल जूते बचे कि नहीं बचे। अब जब अगला जूता निकालेगा 35वां, तब एक लाल जूता आएगा कि नहीं आएगा, फिर उसके अगला जब निकालेगा तो फिर उसके पास एक लाल जूता आएगा कि नहीं आएगा। हम यहाँ पे एक कंडीशन और मानते हैं कि लाल जूते फिर सेम आएंगे, सब सेम है, जूते अलग अलग प्रकार के नहीं होंगे फिर, है ना, वरना क्वेश्चन में फिर डाउट, क्वेश्चन फिर फंस जाएगा। हम जूते सेम मानते हैं, बस कलर में डिफरेंस मानते हैं ना, ठीक है। तो बताओ फिर जब 35वां ट्रायल करेगा तो ये तो सारे निकल चुके हैं, फिर इनमें से निकलेगा, तो एक जूता निकल गया 35 वाले में, फिर 36वें ट्रायल में दूसरा जूता भी निकलेगा, तो टोटल ट्रायल कितने पड़ेंगे, 36 ट्रायल करने पड़ेंगे, नहीं करने पड़ेंगे उसको मैक्सिमम। समझ में आया कि नहीं आया। तो आई थिंक ये क्लास आपके समझ में आई होगी। इसके आगे की क्लास हम 2 दिन बाद में या फिर कल अपलोड कर देंगे। तो आशा करता हूँ ये क्लास आपके लिए फ़ायदेमंद रही होगी, और थैंक यू वेरी मच।